हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी सभी को। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है हरियाणवी उमंग जीएस सेंटर के ऊपर। और जैसा कि कल की क्लास के अंदर मैंने बोला था कि भाई जो सीईटी के नोटिफिकेशन के अंदर जिस जिस सब्जेक्ट का सिलेबस आया है मुख्य रूप से जीएस का, तो मैं हर एक उस सब्जेक्ट को कवर करवाने की कोशिश करूंगा। तो आज एक सब्जेक्ट की जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को समस्या रहती है वो मतलब कंप्यूटर सब्जेक्ट है। और कंप्यूटर सब्जेक्ट में जो समस्या आने का सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि भाई कंप्यूटर सब्जेक्ट बहुत ही कैंडिडेट को ऐसा होता है कि भाई ये सब्जेक्ट 10वीं के अंदर 12वीं के अंदर या ग्रेजुएट के अंदर बहुत रेयर कम पढ़ने को मिलता है। इसके कारण जो इसके सवाल आते हैं, चाहे वो एचएससी के अंदर पूछे जाएं या सेंटर के किसी भी एग्जाम के अंदर पूछे जाएं, तो उन सवालों को टैकल करना, उन सवालों को सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल, मतलब दिक्कत उसके अंदर थोड़ी बहुत आती है। तो आज मैं मेरी पहली क्लास होगी आज। उस क्लास के अंदर मैं कंप्यूटर की शुरुआत करूंगा, और कंप्यूटर के साथ साथ जो बाकी के जो एक तरीके से हमारे सब्जेक्ट बचेंगे, जैसे भाई हरियाणा जी के है, या फिर उसके बाद जीएस का पोर्शन है, या फिर जो थोड़ा बहुत साइंस वगैरह, और जो मतलब ये है एक तरीके से कंप्लीट जीएस जो पोर्शन है वो एक तरीके से मैं इस प्लेटफॉर्म पर मैं एक तरीके से करवा दूँ, कोई दिक्कत कोई समस्या वाली बात होगी नहीं। और जो मेरा एक तरीके से पढ़ाने का तरीका है कि भाई मैं उसके अंदर मैं बिल्कुल ऐसी कोताही नहीं बरतता। जैसे कुछ भी टॉपिक अगर मुझे बताना होता है तो मैं उसके अंदर ऐसा, मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि भाई कितने कितने टाइम में वो टॉपिक हो रहा है। मैं हर एक शब्द का उसका अर्थ, उसकी परिभाषा बता करके, ताकि मतलब जब हर एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से बताया जाता है तो उसके अंदर कोई डाउट, कोई समस्या, कोई इस प्रकार की दिक्कत ना आए। ताकि आप सिर्फ और सिर्फ एक क्लास देखो, और क्लास देखने के बाद ही मतलब आप लोगों को बिल्कुल हर एक चीज जो है वो आपका अपने आप समझ में आ जाए, कोई ऐसी कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या वाली बात ना हो। ठीक है ना। तो चलिए जी, आज हम पहली शुरुआत करते हैं कंप्यूटर को ले करके। और ये सब्जेक्ट जो मैंने चूज करने का सबसे बड़ा रीजन है मेरा कि भाई एक तो इस सब्जेक्ट की बहुत रेयर क्लास देखने को मिलती है, और क्लास भी हैं तो वो कुछ इस प्रकार की क्लासेस है जिसके अंदर मतलब सिलेबस को एक बेसिक तरीके से उड़ा दिया गया हो। मतलब कंप्यूटर को अगर बड़े अच्छे तरीके से तकनीकी कंसेप्ट वाइज, लॉजिकल वाइज अगर बताया जाए तो वो चीज़ें बड़े आसानी से समझ में आ जाती है। तो आज के इस सेशन के अंदर मैं दो चीज़ें शामिल करूंगा कि एक तो कंप्यूटर की परिभाषा, या जो कंप्यूटर की डेफिनेशन होती है कि भाई कंप्यूटर क्या होता है, किस चीज़ को कंप्यूटर कहा जाता है। उसके बाद जो दूसरा मैं टॉपिक शामिल करूंगा वो दूसरा टॉपिक होगा मेरा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, जिसे हम कंप्यूटर की पीढ़ियां कहते हैं। इनके अंदर जो थ्योरी पोर्शन होगा, इन दोनों का जो थ्योरी पोर्शन होगा, यकीन मानिए कि मतलब जो मैं थ्योरी के रूप में जो चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि भाई ये थ्योरी पढ़ने के बाद मुझे किसी किताब, मतलब और किसी दूसरी किताब को मुझे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। यकीन मानिए, सही मतलब आ, एक विश्वास और उम्मीद बना कर रखिएगा। और इसके साथ साथ, थ्योरी के साथ साथ, जैसे ही मेरा कोई भी थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होता है तो मेरी एक कोशिश ये भी रहती है कि भाई उसके एमसीक्यू जो है वो एक तरीके से मैं आप लोगों को साथ के साथ करवाऊं। और एक थोड़ा सा संयम भी बना के रखना भाई, मतलब जैसे एक जो मेरे पास समस्या या दिक्कत आती है कि भाई जो भाषा, जिस भाषा के आधार पर मैं आप लोगों को वो कोई भी चीज़ मैं यहाँ पर बताऊंगा, तो वो हो सकता है कि भाई थोड़ा बहुत हिंदी और थोड़ा बहुत हरियाणवी एक तरीके से मिक्सअप हो। कि अगर मैं बिल्कुल हरियाणवी के अंदर उन सारी चीज़ें ना बताऊंगा तो कुछ एक ऐसे भी बालक हैं भाई जो मतलब जो शहर के अंदर रहे हैं, या फिर जिनने एक बेसिक रूप था हरियाणवी भाषा के, वो शब्द जो है वो थोड़े से समझने में थोड़ी सी मुश्किल आवे। और एक और दिक्कत ये है कि भाई जैसे मैं ऑफलाइन क्लास के अंदर कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ, तो ऑफलाइन क्लास के अंदर जो मेरा मेथड है बताने का या पढ़ाने का, उसके अंदर मैं मतलब हिंदी भाषा एक तरीके से प्रयोग करता हूँ। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं भाई जिनको भाई के करा हरियाणवी के कुछ एक शब्द जो है वो थोड़े बहुत समझ में नहीं आते। तो थोड़ा मिक्सअप मामला रहेगा, थोड़ी बहुत हिंदी, जड़ा हिंदी की जरूरत है हिंदी प्रयोग हो जाएगी, जड़ा हरियाणवी की जरूरत है हरियाणवी की जरूरत हो जाएगी। ठीक है। मतलब टोटल ऐसा मामला नहीं होगा कि भाई हर एक बच्चे ने कुछ ऐसी दिक्कत लगेगी कि भाई यह चीज़ मेरा एक तरीके से समझ में नहीं आई। और जो ये एक तरीके से थ्योरी पोर्शन में बताऊंगा, यकीन मानिए कि भाई आपको बस अपने नोट्स बनाने हैं चीज़ें देख करके, और नोट्स के अंदर जो आप नोट्स तैयार करोगे, यकीन मानिए किसी भी बुक के साथ अगर आप उसका कंपैरिजन करोगे तो आपके नोट्स जो है वो उसके अंदर दो चीज़ें ज़्यादा मिलेगी।
और उसके बाद आपको ऐसा फील नहीं होगा कि भाई मन्ना कोई और ज़्यादा कोई और चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बता दूं कि मेरा एक थोड़ा सा पढ़ाने के अंदर मैं क्या चीज़ इंक्लूड करता हूँ, मैं एक चीज़ इंक्लूड करता हूँ कि भाई हर एक चीज़ का अगर कोई शब्द कोई एक पर्टिकुलर वर्ड भी लिखा हुआ है तो हर एक वर्ड का मैं बिल्कुल उसकी एक्चुअल परिभाषा उसका एक्चुअल मीनिंग के साथ उसको मैं बताता हूँ। उसमें थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन यकीन मानिए अगर वो चीज़ें एक बार आपको समझ में आ गई तो फिर आपको दोबारा ऐसा फील नहीं होगा कि भाई हाँ मतलब ये चीज़ जो है इसके अंदर कोई डाउट आपका रह जाए। ठीक है जी, चलिए जी। तो आज हम दो टॉपिक जो है वो दो टॉपिक है, तो परिभाषा एक जनरेशन जो है वो कंप्यूटर वो हम कंप्लीट करेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हो सकता है कि हमारा मतलब आधा टॉपिक आई है, जो बाकी का आधा बचेगा वो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर वो कवर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए जी, हम पहले ही शुरुआत करते हैं कंप्यूटर की। भाई कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर को एक तरीके से एक बेसिक चीज के रूप में आप लोगों को बताऊं। भाई कंप्यूटर को एक नाम दिया जाता है और एक इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसको नाम दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, तो जो मैंने पहले शब्द लिखा है कि भाई यह एक प्रकार की के है, एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जब भी मशीन की बात आवे, जब भी मशीन की बात आती है तो मशीन शब्द जो है, मशीन बेसिकली उस चीज को कहा जाता है जो अपने काम को करने में आसानी दे, काम को आसान करे, हमारा समय बचाए। बेसिकली हर एक चीज वो क्या है, वो हर एक चीज वो मशीन है। यानी कंप्यूटर एक मशीन जरूर है, और ये मशीन कौन से प्रकार की है, ये मशीन है हमारी इलेक्ट्रॉनिक प्रकार की। आप मतलब अपने घर के या फिर वैसे भी आसपास जो देखोगे मशीनें देखोगे वो अलग अलग प्रकार की मशीन है। जैसे पंखा है, या एक तरीके से एसी है, या मतलब एक कूलर है, या वॉशिंग मशीन है, या टीवी है। ये सारी चीजें क्या है, सारी चीजें मशीन है। या आपके जो मोटर गाड़ियां हैं, भाई बाइक हो गया या बस है या गाड़ी है, ये सारी क्या है, सारी मशीन है। और इन मशीनों को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, यानी कि अलग अलग तरीके से इनको डिवाइड किया जाता है। कि जैसे मैं एक छोटा सा जिक्र करूं कि भाई एक प्रकार की मशीन होती है और उस मशीन को जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल मशीन। मैकेनिकल मशीन क्या है कि भाई मैकेनिकल मशीन बेसिकली अगर उसके पार्ट जो हैं, उसके जो पुर्जे जो हैं वो किसी मेटल या फिर नॉन मतलब मिश्र धातु से मिलकर बने हुए होते हैं। और कई पार्ट जो हैं मतलब कि प्रत्येक जो पार्ट है वो मेटल से यानी कि धातु से या मिश्र धातु से बना हो। और अगर उसके अंदर कई पार्ट हैं, उसके अंदर कई पार्ट हैं, वो सारे पार्ट एक दूसरे की सहायता से, एक दूसरे से की सहायता से कार्य करें, मतलब मिलजुल कर कार्य करें। जैसे घड़ी जो होती है, घड़ी के अंदर भाई आपकी अनेक गरारियां होती हैं, अनेक गरारियां होती हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करती हैं, वो आपस में चक्रण यानी कि घूमती है। जैसे बस है, बस के अंदर भाई मतलब धुरा लगा हुआ होता है, जैसे गियर बॉक्स होता है, वो सारी चीजें क्या होती हैं, सारी चीजें एक साथ मिलकर के काम करती हैं। तो क्या होगा कि भाई कोई एक ऐसी मशीन जिसके एक पार्ट जो है, जिसके हिस्से जो हैं वो एक तरीके से धातु या मिश्र धातु से बने हो, और वो पार्ट सारे पार्ट एक दूसरे से मिलकर के जब काम करते हैं, यानी कि मशीन का जो काम होगा वो सारे पार्ट जब एक साथ मिलकर के काम करेंगे, तो उस प्रकार की मशीन को एक नाम दिया जाता है, और उस प्रकार की मशीन को हम कहते हैं मैकेनिकल मशीन। आपकी बस है वो क्या है, एक मैकेनिकल मशीन है। आपकी गाड़ी जो है वो क्या है, मैकेनिकल मशीन है। ऐसा नहीं कहते कि भाई जब गाड़ी, अगर गाड़ी में कोई दिक्कत आ जाए या बाइक में कोई दिक्कत आ जाए तो उसने क्या किया, अगर हाँ भाई चल भाई इसने मैकेनिक का दिखाया काम। मैकेनिक शब्द किससे बनया है, मैकेनिक शब्द बनया है मैकेनिकल था, यानी कि जो मैकेनिकल मशीन ठीक करने वाला आदमी होगा तो उसने क्या कहा जाएगा, उसने मैकेनिक कहा जाएगा। और मैकेनिकल मशीन कौन सी, जिसके अलग अलग पार्ट जो है वो एक तरीके का किसी धातु मिश्र धातु से बने हो और वो आपस में क्या करते हो, कार्य करते हो। तो इसी तरीका था एक प्रकार की मशीन है, और उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन। और इलेक्ट्रॉनिक मशीन कौन सी मशीन वगैरह कि भाई जिसके अंदर ऑटोमेटिक या खुद से निर्णय लेने की अक्षमता हो, ऑटोमेटिक निर्णय लेने की अक्षमता हो। यानी कि जो स्वत अक्षमता, स्वत कोई निर्णय अक्षमता ले सकता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है एक तरीके से कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे मान लिया अपनी वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन क्या है, वॉशिंग मशीन अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है।
फोन है, फोन के है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर के है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इनमें मैं यह चीज मैंने क्यों बोली कि भाई ये कोई ऐसी मशीन जो खुद निर्णय ले सकती हो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, कि छोटा सा एग्जांपल मैंने ये बोला कि भाई अपनी जो वॉशिंग मशीन है, वो वॉशिंग मशीन एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। या खुद का निर्णय कैसे ले इसका है कि जैसे भाई किसी भी वॉशिंग मशीन के अंदर जब हम कपड़े धोते हैं, तो मान लो कि भाई अपने 15 मिनट का एक तरीके से वो टाइमर लगा रखा हो, और जब उसकी 15 मिनट खत्म हो जाती है, तो वो क्या कर देती है भाई, वो अपना अलार्म देती है, वो बजर एक तरीके से वो करने लगती है। क्या आपने उस तक कहा कि भाई हाँ भाई ले, तो जब भी 15 मिनट खत्म हो जाए तो भाई तने मतलब एक तरीके का अलार्म बजाना है। आपने तो नहीं कही यह चीज, उसने यह चीज उसके अंदर प्री सेट है, या पहले तो उसके अंदर मतलब यह चीज रखी गई है कि जब भी 15 मिनट यानी कि जो टाइमर खत्म होएगा, तो तने क्या करना है, अलार्म बजाना है। और जैसे ही 15 मिनट खत्म हुए, तो उसने खुद ने डिसीजन लिया कि भाई हाँ अब 15 मिनट खत्म हो गए, अब मैंने क्या करना है, अलार्म बजाना है। तो इसी प्रकार था, मतलब कोई ऐसी मशीन जो खुद से निर्णय लेने के काबिल हो, भाई जो स्वतः निर्णय ले सकती हो, तो उस मशीन को हम कौन सी मशीन कहते हैं, उस मशीन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब इसको, ये तो है 3 शब्द कंप्यूटर के। उसके बाद जो अगली परिभाषा, मतलब अगले जो शब्द हैं वो कंप्यूटर के अंदर क्या ऐड होते हैं, कि भाई एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो इनपुट के रूप में डेटा को स्वीकार करती है, और आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन, या फिर जिसको हम हिंदी में कहते हैं सूचना प्रदान करती है। अब यह बना है इसकी पूरी डेफिनेशन, पूरी परिभाषा, कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में क्या लेवेगी भाई, डाटा लेवेगी, और आउटपुट के रूप में क्या करेगी, इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना प्रदान करेगी। यानी कि ये एक तरीका था पूर्ण रूप से परिभाषा बना है कि सिंपल इनपुट मतलब किसी चीज का आना, आउट मतलब बाहर जाना, ठीक है ना। तो अगर एक छोटी सी चीज आप ऐड करा, मतलब एक छोटी सी चीज आप कंप्यूटर के अंदर देखा कि कंप्यूटर आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन इसने जरूर कहने लग रहे हैं, और इस कंप्यूटर के अंदर या इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंदर क्या होने लग रहा है भाई, इनपुट आने लग रहा है, और इनपुट किस रूप में आने लग रहा है, डेटा के रूप में इनपुट आने लग रहा है। और उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर आउटपुट देता है। कंप्यूटर क्या करता है भाई, आउटपुट देता है, और आउटपुट किसके रूप में देता है भाई, ये इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट देता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है सूचना। डेटा को कहते हैं हम आंकड़े, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके अंदर डेटा आता है और बाहर क्या निकलता है, इंफॉर्मेशन निकलता है, ठीक है। तो अगर इस चीज नहीं बिल्कुल आसानी से समझना हो, कि जैसे जब भी आप लोग जूस पीने जाते हो भाई, मान लो कि भाई आपकी इच्छा हुई कि आपने क्या करना है, मौसमी का जूस पीना है, और आप दुकान वाले के पास गए कि भाई एक बढ़िया मतलब मौसमी का जूस बनाए थे 1 गिलास। और तो वो क्या करेगा, वो एक तरीका था, उसके पास एक मशीन हुआ है, और उस मशीन के अंदर मतलब भाई गिरारी टाइप होया करे, और उसके बाहर एक आउटलेट्स होया करे, और उसके नीचे क्या रख दिया करे, वो डब्बा रख दिया करे। तो वो क्या करेगा, जब जूस निकाल लगा, तो वो क्या करेगा, वो इसके अंदर मशीन डाल, सॉरी मौसमी एक तरीका था, इसके अंदर डाल लगा। और जो इसके अंदर गरारी लग रही है, वो गरारी क्या करेगी, इन मौसमिया ने क्रश करेगी, इन मौसमिया ने क्या कर देगी, एक तरीका है मतलब उनने उनका जूस निकालने का काम करेगी। और जब उनका जूस निकल जाएगा, तो वो जूस के है, जो वो जूस एक तरीका था बाहर निकल जाएगा, जिसको हम क्या कह देते हैं, आउटपुट कह देते हैं। यानी कि इस मशीन के अंदर, इस जूसर मशीन के अंदर आपने क्या डाल लिया, मौसमी डाल ली, और जो इनपुट है मतलब उसको हम क्या बोल लेंगे, एक तरीके से इनपुट बोल लेंगे भाई, कि भाई इसके अंदर इनपुट के रूप में मौसमी को रखा गया। और इस मशीन के अंदर कुछ एक गरारी, कुछ एक मशीनरी ऐसी लगी हुई थी जिसने क्या किया, इस मौसमी का जूस बना दिया। और फिर ये जूस के है, वो जूस आउटपुट के रूप में क्या निकल गया, बाहर निकल गया। तो इसी प्रकार से अगर मैं इस मशीन की कंपैरिजन करूं कंप्यूटर के साथ, तो उसी तरीके से मतलब कंप्यूटर के अंदर इनपुट का रूप में क्या हो भाई, डेटा हो।
और जिस टाइप तय इस मशीन जूस वाली मशीन के अंदर कोई गरारी या कोई मशीनरी लगी हुई है जो क्या करे इस मौसमी ने जूस में कन्वर्ट कर दिया है, तो उसी प्रकार तक कंप्यूटर में भी कुछ एक ऐसी चीजें हुआ है जो क्या कर रहे हैं इस डेटा ने इनपुट के रूप में जो डेटा आया उसने क्या कर दिया है, उसने इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर देती है भाई। ठीक है ना। तो मतलब हम एक जूसर मशीन का क्या कर सकते हैं कंपैरिजन कुछ इस प्रकार से कंप्यूटर को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि भाई जिस प्रकार से इनपुट के रूप में मौसमी इसके अंदर डाली गई और मौसमी का क्या निकाल दिया, जूस निकाल दिया। जूस के एक तरीके से किस तरह काम करे, उसने आउटपुट की तरह काम करे। उसी प्रकार इनपुट के रूप में कंप्यूटर में डेटा आवा है और कंप्यूटर आउटपुट की बनाएगा, उसका बाहर निकाल दिया है, उसका इंफॉर्मेशन करके उसने बाहर निकाल दिया। अब जो चीज अपने यहां समझनी है, जो चीज अपने लिए समझने लायक है, तो वो क्या चीज कि भाई कि डेटा एक तरीके से जब इनपुट के रूप में डेटा कंप्यूटर के पास आता है तो क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर दो ऐसी चीजें होती हैं जो क्या करती हैं, जो उस इनपुट को या उस डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने का काम करती हैं। कि जिस तरीके से जो मौसमी वाली मशीन के अंदर जो गिरारी लगी है, उन गरारियां का अंदर जब मौसमी आवा है तो वो क्या कर दिया, उन्हें क्रश कर दिया है। और फिर क्रश करने के बाद उसका क्या निकल दिया, वो जूस निकल दिया, और उस जूस ने मतलब एक तरीके से वो आउटपुट की तरह काम करे। तो उसी प्रकार था जब ये डेटा कंप्यूटर के पास आता है तो इस डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए दो चीजें काम करती हैं। और वो दो चीजें कौन सी है कि दो चीजों में एक चीज जो होती है वो होता है कंप्यूटर का हार्डवेयर भाग। हार्डवेयर भाग कौन से अगर कंप्यूटर के जो अपन है फिजिकल रूप तक ये होंगे हो, फिजिकल रूप तक हमने दिखाई देंगे हो। यानी कि डेटा को डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने वाली जो प्रक्रिया है कंप्यूटर के अंदर वो बेसिकली दो हिस्सों के द्वारा की जाती है, दो भाग के द्वारा की जाती है। उनमें से एक तो है आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर भाग और दूसरा कंप्यूटर का वर्चुअल भाग, आभासी भाग जिसे कहा जाता है। कि भाई एक ऐसा हिस्सा जो एक तरीका था स्पष्ट रूपता अपन दिखता ना हो, फिजिकल रूपता वो दिखता ना हो। जो कंप्यूटर का हार्डवेयर भाग जो इस डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने का काम करता है वो बेसिकली होता है सीपीयू, या जिसको एक और नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोसेसर। उसके बाद जो वर्चुअल भाग है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने का काम करता है, बेसिकली उसको एक नाम दिया जाता है, उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर, या फिर उसको एक और नाम दिया जाता है, उसको कहा जाता है इंस्ट्रक्शन सेट, निर्देश समूह, या फिर उसको एक और नाम दिया जाता है और उसको हम कहते हैं प्रोग्राम। यानी कि जब भी डेटा को इंफॉर्मेशन में बदला जाता है तो कंप्यूटर की दो चीज काम करती हैं। जिस तरीके से मौसमी को गरारियों की सहायता से जूस में कन्वर्ट किया जाता है तो उसी प्रकार से डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते समय कंप्यूटर की दो चीजें काम करती है। वो दो चीजों में एक चीज की है हार्डवेयर भाग जो एक तरीका था फिजिकल रूपता हमें दिखाई देवा है, और वो हार्डवेयर भाग की है भाई वो है आपका प्रोसेसर, मतलब कंप्यूटर का प्रोसेसर या फिर सीपीयू जिसे कहें। और वर्चुअल भाग की है वो एक तरीके से सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन सेट या फिर प्रोग्राम एक तरीका से उसने कहा जाएगा। और उसके साथ साथ कि भाई जो किसी डेटा के कंप्यूटर के अंदर जो ये डेटा आता है इस डेटा को इंफॉर्मेशन में जो बदलने की प्रक्रिया है, कंप्यूटर के अंदर जो ये डेटा आया और इस डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने की जो प्रक्रिया है इसको एक नाम दिया जाता है, इसको हम कहते हैं प्रोसेस। यानी कि जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने की प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। और ये प्रोसेस किसके द्वारा की जाती है भाई, ये प्रोसेस की जाती है दो भागों के द्वारा। और दो भाग कौन से कि एक भाग तो सीपीयू और दूसरा भाग क्या होता है आपका सॉफ्टवेयर या फिर इंस्ट्रक्शन सेट या फिर प्रोग्राम। तो एक कंप्यूटर की जो अब पूर्ण रूप से परिभाषा बनती है वो पूर्ण रूप से परिभाषा क्या बनती है कि कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या होता है, जो किसी डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करती है और आउटपुट के रूप में क्या लेकर जाती है भाई, वो इंफॉर्मेशन एक तरीके से देकर जाती है। और जब डेटा को इंफॉर्मेशन में बदला जाता है यानी कि डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। डेटा को इंफॉर्मेशन में
इंफॉर्मेशन में बदलने की प्रक्रिया तो वो क्या कहलाती है आपकी, वो कहलाती है आपकी प्रोसेस। और इस प्रोसेस के अंदर दो चीजें सहायता करती हैं, और वो दो चीजें कौन सी, एक हार्डवेयर भाग जिसको सीपीयू, वर्चुअल भाग किसको क्या कहा गया, सॉफ्टवेयर और इंस्ट्रक्शन सेट एक तरीके से कहा गया। मैं इन चीजों के कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पोर्शन ही नहीं बताऊंगा, मैं आप लोगों को इसके एमसीक्यू की भी बताऊंगा कि भाई जो एक तरीके से आपके जो सवाल पूछे जाते हैं भाई किसी भी टॉपिक से, चाहे वो कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन से ही क्यों ना हो, तो मैं उसके अंदर आप लोगों को हर एक तरीके का, हर एक टाइप का सवाल भी दिखाऊंगा। और उसको सवाल दिखाने का मेरा सबसे बड़ा रीजन क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है कि ताकि आप लोग एक तरीके से समझ पाओ कि भाई सवाल पूछने का जो तरीका है, सवाल किस प्रकार की भाषा के अंदर पूछे जा रहे हैं। कि जैसे मैं एक एक सवाल का जिक्र करूं कि भाई एक सवाल पूछा गया कि भाई कंप्यूटर का ऐसा कौन सा हार्डवेयर भाग है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो हार्डवेयर भाग है तो उसके अंदर दोनों ऑप्शन दे रखे थे, एक इंस्ट्रक्शन सेट भी दे रखा था, प्रोग्राम भी दे रखा था, और प्रोसेसर यानी कि सीपीयू भी दे रखा था। तो जब हार्डवेयर भाग का जिक्र आता है तो आपका आंसर क्या आता है भाई, सीपीयू आता है। या फिर वर्चुअल भाग का जब आपसे पूछा जाए, कंप्यूटर का वह वर्चुअल भाग जो किसी डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने का कार्य करता है, तो उसको उसको क्या होता है भाई, एक तरीके से सॉफ्टवेयर या इंस्ट्रक्शन या फिर एक इंफॉर्मेशन जो है वो एक तरीके से किया जाता है। और एक और सवाल पूछा गया था प्रोसेसिंग के कार्य को, सीपीयू, सॉफ्टवेयर, इंस्ट्रक्शन सेट या प्रोग्राम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये आती है आपकी कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन कि कंप्यूटर होता क्या है। और ये बेसिक डेफिनेशन नहीं मतलब भाई आगे जितने भी एक तरीके से मैं जब भी कंप्यूटर बताऊंगा या कंप्यूटर का जब भी जिक्र होगा, तो यकीन मानो यार डेफिनेशन हर जगह काम आओगी, बहुत जगह काम आओगी। तो मतलब यहाँ तक हमने समझने के अंदर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करनी है। जब भी एक बेसिक नाम आवा है कि भाई हाँ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जब भी एक नाम आया तो उसके अंदर तरह मतलब आपके माइंड के अंदर ये चीज क्लिक होनी चाहिए कि भाई हाँ कंप्यूटर के है, डेटा आवा है और उसके बाहर के निकला है, इंफॉर्मेशन निकला है। ठीक है। और इसने क्या बोला, प्रोसेस बोला, दो चीज हेल्प करेगी, एक सीपीयू और एक क्या, इंस्ट्रक्शन सेट। तो उसके बाद हमने दो चीज देखी कि भाई पहली चीज क्या, हमारा डेटा जो क्या काम करता है, एक इनपुट के रूप में काम करता है। और उस डेटा को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है भाई, एक प्रकार से इंफॉर्मेशन के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब डेटा होता क्या है कि किस चीज को हम एक तरीके से डेटा कहते हैं। तो डेटा के अंदर एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि आज का जो आप वर्तमान कंप्यूटर देखते हो, आज का जो एक तरीके से मॉडर्न कंप्यूटर देखते हो आप, तो मॉडर्न कंप्यूटर के अंदर या वर्तमान कंप्यूटर को अगर जैसे उसकी मुझे एक इमेज दिखानी हो या एक जो आकृति अगर मुझे दिखानी हो, तो आज के कंप्यूटर की जो इमेज या आकृति बनती है वो किस प्रकार से बनती है कि भाई एक उसके अंदर कुछ भी चीज अगर चल रही है तो उसको देखने के लिए एक साथ में टीवी टाइप होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम मॉनिटर कहते हैं। साथ में उसके एक डब्बा रखा हुआ होता है जिसको सिस्टम यूनिट या फिर कैबिनेट कहा जाता है, और इसी डब्बे के अंदर एक छोटी सी चिप होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। उसके साथ में भाई कीबोर्ड लगा है जिसको एक कॉमन भाषा में हम क्या बोलते हैं, कॉमन भाषा में एक तरीके से हम इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। मॉनिटर क्या काम करता है, मॉनिटर एक प्रकार से आउटपुट डिवाइस की तरह काम करता है। और इसी के साथ में एक माउस जो होता है वो भी क्या करता है, एक प्रकार से इनपुट डिवाइस का काम करता है। और ये सारे क्या होते हैं भाई, आपस में कनेक्टेड होते हैं। यानी कि आज के आधुनिक कंप्यूटर का एक इमेज या जो दृष्टिकोण होता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, कि उसके अंदर भाई एक मॉनिटर होगा, एक ऐसा सिस्टम यूनिट होगा, एक आपका कीबोर्ड होगा, एक माउस होगा, और इसी के अंदर हार्ड डिस्क होती है, ये यहाँ पर सीडी रोम होता है। ये अलग अलग चीज़ें जो है वो एक तरीके से दिखाई जाती हैं। अब क्या करते हैं कि जब भी हम कीबोर्ड से भाई अलग अलग चीज़ें जो है वो एक तरीके से टाइप करते हैं, कि भाई जैसे मान लो कि भाई हमने अल्फ़ाबेट ABCD वगैरह जो है वो एक तरीके से टाइप किया, या फिर संख्या जो है वो एक तरीके से हमने टाइप कर दी, या फिर स्पेशल करेक्टर जो है वो एक तरीके से हमने क्या कर दिए, टाइप कर दिए। और कीबोर्ड को हमने क्या बोला भाई, कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक प्रकार से इनपुट डिवाइस का काम करती है।
सिंपल सी बात है, इनपुट डिवाइस जिसका मैं आगे भी जिक्र करूंगा। अब थोड़ा सा मामला यहां पर जुड़ा है तो इसकी एक बेसिक डेफिनेशन मैं क्या बताता हूं भाई। कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट देने का काम करे भाई, इनपुट देने का जो भी डिवाइस काम करेगी बेसिकली वो इनपुट डिवाइस होगी। इनपुट डिवाइस के अंदर एक जो आपकी इनपुट डिवाइस हैगी वो कीबोर्ड हैगी, और कीबोर्ड के साथ कीबोर्ड का प्रयोग करके आप एक एक इनपुट दे इसका भाई, या तो ABCD वगैरह जो है, या फिर आपका 1 2 3 यानी कि न्यूमेरिक नंबर है, या फिर एक तरीके से आपके स्पेशल करेक्टर है, वो एक तरीके से इनपुट के रूप में काम करते हैं। तो उसी कैटेगरी के अंदर क्या किया जाता है, उसी कैटेगरी के अंदर हम बात करें डेटा की। तो डेटा क्या होता है, डेटा आपका अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया जाता है, और उन अलग अलग प्रकार में जो पहला प्रकार होता है उस पहले प्रकार को एक नाम दिया जाता है और उसको हम कहते हैं अल्फाबेटिक डेटा। और ये अल्फाबेटिक डेटा क्या है कि अगर कंप्यूटर को इनपुट के रूप में अल्फाबेट मिलता है, यानी कि वह डेटा जो एक तरीके से कंप्यूटर को इनपुट दिया जा रहा है, और अगर वो इनपुट ABCD के रूप में यानी कि अल्फाबेट के रूप में अगर होगा तो उस डेटा को एक नाम दिया जाएगा, और उस डेटा को हम कौन सा डेटा बोलेंगे भाई, उस डेटा को हम बोलेंगे अल्फाबेटिक डेटा। उसके बाद दूसरा जो प्रकार का डेटा है, दूसरे प्रकार के डेटा को एक नाम दिया जाता है, और दूसरे प्रकार के डेटा को हम कहते हैं न्यूमेरिक डेटा। और ये न्यूमेरिक डेटा क्या चीज है, न्यूमेरिक डेटा अगर आपने कंप्यूटर के अंदर इनपुट दिया और वो इनपुट किसी अंक या किसी संख्या के मामले में है, तो उस इनपुट को हम क्या बोलेंगे, उस इनपुट को एक तरीके से न्यूमेरिक डेटा एक तरीके से कहा जाएगा। उसके बाद कि भाई जो दूसरा एक और प्रकार का डेटा है, एक प्रकार के डेटा को एक नाम दिया जाता है, उसको हम कहते हैं सिंबॉलिक डेटा। सिंबॉलिक डेटा कौन सा, कि जैसे भाई आप अल्फाबेट या मतलब कि ये @ साइन या डॉलर साइन या जो मतलब अलग अलग प्रकार के जो आप निशान या सिंबल प्रयोग करते हो, तो उन डेटा को, उस प्रकार के डेटा को एक नाम दिया जाता है और उसको हम कहते हैं सिंबॉलिक डेटा। और उसके बाद क्या होता है कि कई बार इन डेटा का आपस में कॉम्बिनेशन हो जाता है, कि भाई मान लो कि कई कई जगह एक प्रकार की कई ऐसी जगह होती हैं कि जहां पर डेटा जो है वो एक प्रकार का ना हो करके वो 2 या 3 प्रकार का डेटा जो एक तरीके से प्रयोग कर लिया जाता है। कि जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, कि अगर किसी भी बैंक का जो IFSC कोड होता है, किसी भी बैंक का अगर IFSC कोड देखोगे, कि जैसे मैं एक मान लो कि SBI बैंक का एक IFSC कोड आप लोगों को बता दूं, कि जैसे मान लो कि भाई ये एक बैंक का IFSC कोड है। इस IFSC कोड के अंदर अगर आप देखोगे कि भाई शुरुआत के अंदर तो ये SBIN मतलब ये क्या है, एक प्रकार के अल्फाबेट हैं, और दूसरे फिर आगे आप देखोगे भाई 0001 है, ये क्या है, एक प्रकार के नंबर है। यानी कि अगर इन ना पे दोनों दनवन मिला के देखेंगे तो इसके अंदर भैया एक ऐसी चीज, एक प्रकार का डेटा है जिसके अंदर अल्फाबेट भी है और जिसके अंदर क्या है, आपका नंबर भी है। तो मतलब कि डेटा जो है वो डेटा अकेला अल्फाबेट या अकेला न्यूमेरिक या अकेला सिंबॉलिक नहीं हो सकता। वो कई बार क्या मिलता है, कई बार आपका मतलब 2 प्रकार के डेटा जो है वो एक तरीके से शामिल हो जाते हैं, जिनमें एक प्रकार के अगर मैं डेटा को नाम दूं कि एक होता है आपका अल्फा न्यूमेरिक डेटा। और अल्फा न्यूमेरिक डेटा कौन सा होगा भाई आपका, जिसके अंदर अल्फाबेट और न्यूमेरिकन यानी कि नंबर जो है ये दोनों चीजें अगर शामिल होंगी तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम अल्फा न्यूमेरिक डेटा एक तरीके से नाम देंगे। जैसे एक प्रकार का सवाल पूछा गया था कि भाई आपका IFSC कोड, किसी भी बैंक का IFSC कोड जो होता है वो कौन से डेटा का प्रकार है, वो अल्फाबेट डेटा है या अल्फा न्यूमेरिक डेटा है या न्यूमेरिक डेटा, वो कौन से प्रकार का डेटा होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी रूप में आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार का डेटा से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल पूछा जाता है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जवाब दे सकते हो। अब उसके साथ साथ कि कंप्यूटर ये तो आता है मतलब कीबोर्ड से जो इनपुट के रूप में आता है, कीबोर्ड के रूप में जो इनपुट से आता है। अब इन डेटा को भी एक तरीके से कई बार क्या किया जाता है, इन डेटा को भी डिवाइड किया जाता है। जो आपका मतलब 2 प्रकार के और डेटा होते हैं, और 2 प्रकार के और डेटा में अगर मैं एक प्रकार के डेटा को नाम लूं, उसका नाम होता है क्वांटिटेटिव डेटा, जिसको हम संख्यात्मक डेटा भी कहते हैं। और एक प्रकार का और डेटा होता है जिसको हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। यानी कि 2 प्रकार के और डेटा होते हैं जिनको हम क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। और ये क्वांटिटेटिव भी 2 प्रकार का डेटा होता है, जिनमें से एक डेटा को कहा जाता है डिस्क्रीट डेटा,
और दूसरे प्रकार के डेटा को एक नाम दिया जाता है और इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस डेटा। ये चीजें बस एक बार यहां पर लिखनी है। जब मैं आपको टाइप ऑफ कंप्यूटर के टाइप बताऊंगा कि भाई कंप्यूटर का जो मतलब कितने प्रकार के या कैसे कैसे कंप्यूटर होते हैं, तो वहां पर मैं इन चीजों का जिक्र करूंगा कि भाई क्वांटिटेटिव डेटा होता क्या है, या डिस्क्रीट डेटा होता क्या है, या कंटिन्यूअस डेटा होता क्या है। और यकीन मानिए मतलब ये मतलब दिखने के अंदर ये चीजें ऐसी लग रही है कि भाई क्या डिस्क्रीट होगा क्या कंटिन्यूअस होगा। एसएससी ने और दिल्ली पुलिस ने एक दो जो सवाल हैं वो इस प्रकार के डेटा के ऊपर पूछ रखे हैं भाई। मतलब आपको सिर्फ यहां पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि भाई हाँ, कुछ क्वांटिटेटिव प्रकार का डेटा होता है, कुछ क्वालिटेटिव प्रकार का डेटा होता है, और इनका मैं जिक्र करूंगा जब मैं आप लोगों को टाइप ऑफ कंप्यूटर एक तरीके से बताऊंगा। तो ये जो मामला था कि भाई मैंने एक तरीके से बताया आप लोगों को कि भाई डेटा जो है वो डेटा कंप्यूटर के लिए इनपुट का काम करता है, और डेटा अलग अलग प्रकार का होता है। अल्फाबेटिक डेटा भी है, न्यूमेरिक डेटा भी है, सिंबॉलिक डेटा भी है। ठीक है। और एक डेटा के रूप में या मतलब इनपुट के रूप में कंप्यूटर के द्वारा इंस्ट्रक्शन भी ली जाती है। इंस्ट्रक्शन भी एक तरीके से कंप्यूटर के द्वारा इनपुट के रूप में ली जाती है। और इस चीज़ का भी मैं जिक्र करूंगा जब एक तरीके से जब मैं कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के दो भाग हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, कि उसके अंदर आप लोगों को बताऊंगा इंस्ट्रक्शन होती क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, और उससे आपका सॉफ्टवेयर किस प्रकार से बनता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा जो अब डेटा के बाद आउटपुट में क्या आया, हमारा आउटपुट के अंदर हमें क्या चीज प्राप्त होती है, आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होता है इंफॉर्मेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, सूचना जिसको हम कहते हैं। सूचना एक तरीके से हम जिसको कह देते हैं। ब्याह व्यू में जाओ तो हमें तो सबसे मतलब जो था ना बढ़िया सब्जी लगती होगी, मेरे ख्याल पनीर की सब्जी लगती होगी भाई, है ना। कि करीब तो ले थोड़े से सहायक होने शायद कम है इस टाइम में तो, लेकिन जब भी न्यू हो जाए ना कि भाई हाँ भाई किसी का ब्याह है है, किसी का शादी का माहौल है, तो उसमें क्या होगा टूट पकड़ा है, मतलब पहला पहलम जट देखा कि भाई हाँ पनीर की सब्जी है या नहीं है। तो जब भी अगर मान लो कि इसका कंपैरिजन जो है, इसकी जो तुलना है वो मैं यहाँ पे क्यों करने लग रहा हूँ कि जैसे मान लो कि तमें ब्याह की छोड़ो जे तमने घर भी सब्जी बनानी हो, और घर भी सब्जी बनानी हो तमने पनीर की। ठीक है। सोचने तो लग रहे हैं सब्जी तो बढ़िया बनावा है, वो जरूरी थोड़ा है ये कहते हैं दाल बना दे, दाल थोड़ा बढ़िया बनाओगे आप, ये चीज पनीर की सब्जी बनाओगे आज, पनीर की सब्जी खाओगे आज। ठीक है। सोचने में क्या हिसाब है, सोचने में क्या दिक्कत है। तो जब भी आपने पनीर की सब्जी बनानी हो तो पनीर की सब्जी बनाने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो किस टाइप की होगा है कि भाई शुरू में क्या करा जाएगा, शुरू में एक तरीका था तेल हो, तेल भी छोड़ यार बढ़िया चीज लेंगे आप, घी एक तरीका था उसके अंदर गेड़ांगे। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जब भी अपन सब्जी बनानी हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसके बिना सब्जी बन ही नहीं सकती, आप एक कराएंगे भाई गैस जलावांगे। जो गैस से नहीं जलाओगे तो क्या बनाएगा, कुछ नहीं बनता है। आपने गैस जलाई, उसके अंदर घी गेड़ा, घी अपना गर्म हो गया, और घी गर्म हो गया तो उसके अंदर आपने क्या गेड़ दिया, जीरा गेड़ दिया भाई, जीरा डाल दिया भाई। जब जीरा भुन गया तो उसके साथ हमने क्या डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया भाई। ले भाई अदरक लहसुन का पेस्ट आ गया भाई। उसके बाद भाई अदरक लहसुन का पेस्ट एक तरीके से भून दिया आपने, फिर उसके अंदर क्या डाल दिया भाई, प्याज डाल दिए, प्याज के साथ क्या डाल दिया आपने, नमक डाल दिया। एक और चीज तो हमने ज्ञान की बात बताऊं, जब भी तो हम प्याज गेड़ा करो ना, प्याज थोड़ा लेट भुना करे, तो उसका जो जो भी एक तरीका था हम सब्जी बना तो उसके साथ क्या करा करो, नमक डाल लिया करो उसके साथ। उसका एक रीजन क्या है, नमक जब प्याज और नमक का एक तरीके से नमक डाला जाता है तो नमक क्या करता है, किसी चीज को जल्दी में पकाने में मदद करता है। लेकिन टमाटर नहीं, टमाटर में सब बाद में डालने हैं। उसका एक रीजन बताऊंगा, अगर जो टमाटर पहला डाल दिए तो वो टमाटर नमक क्या करे उसने जल्दी पका दिया, और वो टमाटर के एक तरीके से जल जाए। ठीक है ना। प्याज ना थोड़ा सा पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो तर देवी कितनी ज्ञान की बात बता दी मैंने उठते। तो उसके बाद प्याज भून दिए, नमक एक तरीके से डाल दिया, उसके बाद क्या डालोगे, तमें टमाटर डालोगे आप। ठीक है। और ये सारी चीजें जब तैयार हो जाएगी तो उसके अंदर क्या डालोगे, तमें पनीर डाल लोगे भाई। ठीक है। और ये सारी चीजें जब एक अच्छे सीक्वेंस के अंदर या एक अच्छे क्रम के अंदर जब मिला दी जाती है, तो फिर हमारी एक अच्छी सब्जी जो है वो एक तरीके से तैयार हो जाती है भाई। और जो ये अच्छी मतलब जब कोई अच्छी चीज होती है जिसका कुछ अर्थ निकलता है, तो उस चीज को एक नाम देते हैं और उसको हम कहते हैं मीनिंगफुल चीज। मीनिंगफुल चीज। अब यहां पर एक चीज समझने की बात है कि एक अच्छी सब्जी तैयार करने खातर अपने
कई चीज़ों की जरूरत पड़ी। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप घी के अंदर पनीर गेड़ देंगे तो वह पनीर की सब्जी तैयार हो जाएगी, वो न्यू तो होता नहीं। तो अगर मैं इस पनीर की सब्जी ने, इस सब्जी ने मैं के मानूं, एक उत्पाद मानूं या प्रोडक्ट मानूं, इसने अगर मैं इसको नाम दूं भाई मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, मैंने एक उत्पाद बनाया और वो सब्जी बनाई है। जब किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता हुई या जिन जिन चीजों के द्वारा वो प्रोडक्ट बनाया गया, तो उसको एक नाम दिया जाता है और उसको कहा जाता है कच्चा पदार्थ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रॉ मटेरियल। क्या कहते हैं भाई उसको? रॉ मटेरियल या फिर कच्चा पदार्थ। यानी कि जब भी कोई प्रोडक्ट या कोई भी उत्पाद बनाया जाता है और उस उत्पाद को बनाने में किसी भी चीज का प्रयोग हुआ हो, तो उस चीज को क्या बोलेंगे? उस चीज को हम बोलेंगे कच्चा पदार्थ या फिर रॉ मटेरियल। जिस तरीके से हमने यहाँ सब्जी बनाई है, सब्जी के अंदर क्या मिला है? जीरा, लहसुन वगैरह, प्याज, नमक, टमाटर, पनीर वगैरह, मतलब ये चीज बनाए। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें किस प्रकार से काम करती है भाई? ये सारी चीजें काम करती हैं रॉ मटेरियल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में। अब इसी के अंदर एक और चीज आप जोड़ते हैं, एक और चीज हम जोड़ते हैं, और वो क्या चीज भाई? अगर रॉ मटेरियल को एक एक अकेले रूप में देखा जाए, भाई मान लिया अपना एक अकेला जीरा ले लिया, क्या एक अकेले जीरे से सब्जी बना सकते हैं भाई? नहीं बना सकते भाई। क्या एक अकेले अदरक लहसुन के पेस्ट से सब्जी बना सकते हैं? नहीं बना सकते भाई। क्या एक अकेले प्याज से सब्जी बना सकते हैं? नहीं बना सकते भाई। यानी कि इनका एक अकेले के रूप में, एक अकेले के रूप में क्या है, इनका कोई अर्थ नहीं होता है, यानी कि इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। और जिसकी वैल्यू ना हो तो उसको एक नाम दिया जाता है और उसको हम कहते हैं मीनिंगलेस चीज, मीनिंगलेस चीज। यानी कि कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाया जाता है, प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, और वो रॉ मटेरियल एक अकेले रूप में उनका कोई वैल्यू, कोई अर्थ नहीं होता, जिसके कारण उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं मीनिंगलेस चीज। अब ये जो सारी चीजें हैं, यो मैंने रॉ मटेरियल का जिक्र किया, यो मैंने मीनिंगलेस का जिक्र किया, यो मैंने फिर सब्जी या कच्चे पदार्थ या फिर मीनिंगफुल का चीज, इसका सबका जिक्र करा। ये सारी चीजें आपकी क्या दर्शावा है? ये सारी चीजें दर्शावा आपका डेटा और इंफॉर्मेशन। कि क्या करा जाया करा है? जब भी किसी इंफॉर्मेशन का निर्माण करना हो, जब भी किसी इंफॉर्मेशन का निर्माण करना हो, कोई इंफॉर्मेशन बनानी हो, यानी कि अगर मैं इंफॉर्मेशन को एक प्रोडक्ट के रूप में समझूं, एक प्रोडक्ट के रूप में समझूं, तो इस इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए कुछ एक कच्चे पदार्थों की जरूरत पड़ती है। और वो कच्चा पदार्थ कौन होता है भाई? वो डेटा होता है। यानी कि डेटा किस प्रकार से काम करता है? डेटा एक प्रकार से रॉ मटेरियल का काम करता है जब इंफॉर्मेशन को बनाना होता है। और जिस प्रकार से अकेले जीरे, अकेले अदरक लहसुन का कोई मीनिंग नहीं होता, उनका एक अकेले के द्वारा आप किसी प्रकार की चीज नहीं तैयार कर सकते, तो इसी तरीके से एक अकेले की डेटा की कोई अहमियत नहीं होती। इस कारण ये क्या होता है? एक प्रकार से मीनिंगलेस होता है। और जब इन डेटा को क्या किया जाता है? एक अच्छे सीक्वेंस या एक अच्छे क्रम के अंदर मिला दिया जाता है। और अच्छे क्रम के अंदर या अच्छे सीक्वेंस में मिलाना जो है, वो एक तरीके से उसे क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रोसेस। और प्रोसेस का कार्य किसके द्वारा किया जाता है भाई? सीपीयू और एक तरीके से सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रोसेस का कार्य होता है। यानी कि आपने ये सारी चीजें अच्छी तरीके से मिलाई, उसको मतलब आंच जड़ाई, और वो सारी चीजें एक तरीके से आपस में मिल करके क्या चीज तैयार हुई? एक बढ़िया सब्जी, एक अच्छी चीज तैयार हुई। तो उसी प्रकार से जब मतलब ये डेटा कच्चे पदार्थ के रूप में जब कंप्यूटर के पास आता है, तो कंप्यूटर के पास दो चीजें हैं, एक तो सीपीयू और एक सॉफ्टवेयर। वो क्या करेगा? इन अच्छे सीक्वेंस, अच्छे क्रम के अंदर मिलाओगा। तो और मिलाने के बाद वो क्या चीज निकाल देता है भाई? इंफॉर्मेशन निकाल देता है। और इंफॉर्मेशन क्या? एक अच्छी चीज जो हमें समझ में आती है, कंप्यूटर को एक तरीके से समझ में आती है। इस कारण इस चीज को एक नाम दिया जाता है और इसको क्या बोलते हैं? एक तरीके से मीनिंगफुल, एक तरीके से इसको नाम देते हैं। यानी कि इसके अंदर फिर से क्या चीज ऐड करोगे कि डेटा एक प्रकार का रॉ मटेरियल होता है जो इंफॉर्मेशन का निर्माण करता है। ठीक है? जैसे मान लो कि भाई किसी बालक का रिजल्ट तैयार करना था, किसी बालक का रिजल्ट तैयार करना था, और रिजल्ट तैयार करने खातर कि मान लो भाई एक उसका नेम आ गया, फिर उसका सब्जेक्ट आ गया भाई, और सब्जेक्ट के अंदर नंबर आ गए। ठीक है ना?
मैंने डेटा के बताया कि डेटा अलग अलग प्रकार का डेटा है। एक अल्फ़ाबेट डेटा हो गया, एक आपका नंबर वाला डेटा है। मान लो कि मैं एक बार दो ही डेटा लूँ। अल्फ़ाबेट डेटा कौन सा, ए बी सी डी वगैरह, ये सारे के हैं ए बी सी डी जो है वो आपके अल्फ़ाबेट हो गए। मैंने इन अल्फ़ाबेट में से 4 अल्फ़ाबेट निकाल ले, और 4 अल्फ़ाबेट कौन से निकाल ले, मैंने ये निकाल दी SONU। भाई उसका नाम है सोनू, और ये सारा मतलब एक अल्फ़ाबेट डेटा है, मैंने करते निकाल लिया, ये निकाल दिया भाई डेटा में था, अल्फ़ाबेटिक डेटा में था। अल्फ़ाबेटिक डेटा मतलब मैंने एस निकाल लिया, मतलब मैंने सोनू नाम लिखना था तो इसमें डेटा प्रयोग कराया एस, फिर मैंने ओ प्रयोग कराया, फिर एन प्रयोग कराया, फिर मैंने प्रयोग कर दिया यू। और मान लो कि भाई उसका जो सब्जेक्ट था, उसका सब्जेक्ट था साइंस। तो इसी प्रकार से मैंने अल्फाबेट में था एस निकाल लिया, सी निकाल लिया, आई निकाल लिया, और इनका प्रयोग करके वो क्या लिख दिया, उसका सब्जेक्ट का नाम लिख दिया। और उसके नंबर आ रहे थे 76, तो इसमें तय 7 और 6 निकाला, और 7 और 6 निकाल करके ये क्या कर दिया, मैंने ये एक तरीके से नंबर लिख दिया। यानी कि जो चीज़ मैंने उसका नाम लिखा, जो उसका सब्जेक्ट का नाम लिखा या नंबर लिखा, वो सारे के हैं, वो सारे अपने अपने रूप में, अपने अपने रूप में वो सारी चीज़ के हैं, वो सारी चीज़ डेटा हैं। और जब डेटा को एक अच्छे सीक्वेंस में, मान लिया फुल एक सीक्वेंस में जब इसको तैयार कर दिया, तो ये क्या तैयार हो गई, ये एक तरीके से इंफॉर्मेशन या फिर सूचना तैयार हो गई। सूचना के अंदर अपने क्या मिला कि भाई कल बच्चा है जिसका नाम सोनू है, और उसका सब्जेक्ट है साइंस, और साइंस के अंदर उसने क्या नंबर मिले हैं, एक तरीके से 76 नंबर उसको प्राप्त हुए। और इस कंप्लीट चीज को हम क्या बोलेंगे, इस कंप्लीट चीज को हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन। और ये सारी चीजें कहाँ से बनी, ये सारी चीजें बनी डेटा से। और इसी कारण डेटा, अगर मान लो कि यहाँ पर एस लिखा हुआ था, अकेला एस लिखा हुआ था, और कोई मतलब ना नेम, कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई नंबर नहीं, अब अकेले एस का अर्थ थोड़े ना कोई निकलेगा। जब इन सारी चीजों को एक अच्छे सीक्वेंस के अंदर, एक अच्छे सीक्वेंस में अरेंज कर दिया जाता है, तभी क्या निकलता है, तभी हम समझ पाते हैं, तभी हम समझ पाते हैं कि भाई हाँ, भाई यो एक तरीका था किसी बालक का रिजल्ट है यो। और इसी चीज ने क्या बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। यानी कि इन्फॉर्मेशन क्या है, एक प्रकार की मीनिंगफुल चीज है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। और एक अकेले डेटा का कोई अर्थ नहीं होता, तो इसके कारण इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम कहते हैं मीनिंगलेस। मेरे ख्याल से चीज जो है वो तरह थोड़ी सी समझ में आ गई होगी कि भी डेटा का क्या मामला है, प्रोसेस का क्या मामला है, इंफॉर्मेशन का क्या मामला है। और ये बेसिक चीज है, बेसिक चीज। अगर मतलब मैं ये अकेला नहीं कि भाई यहीं पर मैं इस चीज का प्रयोग करूंगा। आपके जब टाइप ऑफ कंप्यूटर आओगे, आपका जब हार्डवेयर पोर्शन आओगा, आपका जब सॉफ्टवेयर पोर्शन आओगा, उसके अंदर मैं इसकी सारी मतलब बेसिक डेफिनेशन मैं यही प्रयोग करूंगा। तो आपने पहली चीज तो आपने क्या करना है, यही बेस और कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर इमारत अच्छी बनानी होती है भाई, इमारत अच्छी निर्भर करती है कि उसकी नींव कैसी है। नींव अच्छी होगी तो इमारत लंबे समय तक नहीं टिकती। अगर नींव मजबूत होगी तो वो इमारत क्या है भाई, इमारत लंबे समय तक टिक पाती है। ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से कंप्यूटर की एक पूरी प्रॉपर डेफिनेशन, प्रोसेस क्या होता है, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन एक तरीके से क्या होता है। ठीक है जी। और इनके आप लोगों को भाई एक अच्छे तरीके से नोट्स बनाने हैं भाई, ऐसा नहीं कि भाई ये चीजें आप लोगों को ऐसे ही समझ करके छोड़ देनी है। उसके बाद दूसरी हेडिंग डालिए आप, दूसरी हेडिंग डालिए आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसको मैं हिंदी में पढ़ाऊं या जिसका हिंदी में अगर शब्द लिखूं मैं, इसको कहा जाता है कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर की पीढ़ियां, चलो कोई बात नहीं, इसको यहीं से शुरुआत कर लेते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एक तरीके से कंप्यूटर की पीढ़ियों को समझने के लिए आप लोगों को अलग अलग प्रकार के जो सवाल हैं इसके अंदर पूछे जाते हैं। और वो सवाल किस प्रकार के होते हैं कि भाई कुछ एक कॉमन सवाल आप लोगों ने देख रखे होंगे कि भाई प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर किस प्रकार की तकनीक जो है वो एक तरीके से प्रयोग की गई, दूसरे पीढ़ी कंप्यूटर के अंदर किस प्रकार की तकनीक जो थी वो प्रयोग की गई, या मशीनी भाषा कौन से मतलब कौन सी पीढ़ी कंप्यूटर के अंदर प्रयोग की जाती थी, या असेंबली भाषा कौन से पीढ़ी कंप्यूटर के अंदर प्रयोग की जाती थी। जो इस प्रकार के सवाल हैं, इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं वो आपके पूछे जाते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से या कंप्यूटर की पीढ़ियों से। और ये कंप्यूटर की पीढ़ियां हम मतलब कि भाई इस टॉपिक को पढ़ा क्यों जाता है कि आज का जो हम एक तरीके से मॉडर्न कंप्यूटर हम देखते हैं, आज के हम मॉडर्न कंप्यूटर की बात करें, और इस मॉडर्न कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, जैसे आपका भाई मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सिस्टम यूनिट है, मतलब ये चीज़ें।
जो ये आज का मॉडर्न कंप्यूटर या आधुनिक कंप्यूटर जिसको हम कहें, आज का कंप्यूटर 1000 या 2000 वर्ष पहले बिल्कुल ऐसा कंप्यूटर नहीं था भाई। आज तक 2000 पहले अगर आप एक कंप्यूटर का नाम लेवा तो उसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि भाई उसके अंदर कोई मॉनिटर था, उसके अंदर कोई सीपीयू था या उसके अंदर कोई कीबोर्ड था। जो एक तरीका है कंप्यूटर की एक बेसिक शुरुआत मानी जावे, वो एक बेसिक शुरुआत एक लकड़ी के टुकड़े से मानी जाती है, और उस लकड़ी के टुकड़े का नाम था अबेकस, जिसका प्रयोग किसके लिए किया गया था? जिसका प्रयोग किया गया था गणना के लिए, कैलकुलेशन के लिए, और गणना करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। और इसी कारण जो कंप्यूटर का एक हिंदी अर्थ होता है, हिंदी अर्थ होता है संगणक, जिसको कहा जाता है गणना करने वाला। मैं बेसिक मतलब ये चीजें जो है भाई, एक तो मैंने दो चीजें इंक्लूड नहीं करी, कंप्यूटर का हिंदी में अर्थ किया जा रहा है और कंप्यूटर की फुल फॉर्म जो है वो मतलब घिसी पिटी बातें हैं। अब समय थोड़ा कम है तो उस समय का हमें प्रॉपर यूटिलाइज करना है भाई। मतलब मैं सिर्फ वही जानकारी एक तरीके से अच्छे से इंक्लूड करूंगा, वही जानकारी अच्छे से शामिल करूंगा जो आपको पढ़ने के लिए लायक है, जो आपको पढ़ने मतलब समझनी है भाई। हाँ, कंप्यूटर की फुल फॉर्म के वह है, इसका हिंदी अर्थ, ये मतलब की सीपीटी बात है ना, तो इनका कोई सवाल पूछा जाता, अगर सवाल पूछा जावा है तो ये चीजें मतलब आप वैसे भी मैं उनका थोड़ा बहुत जिक्र जो है वो एक तरीके से कर दूंगा। ठीक है, कि कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर की जो एक आधारभूत शुरुआत होती है वो अबेकस से होती है, जो क्या था? एक प्रकार का गणना करने वाला यंत्र था भाई, कैलकुलेशन करने वाला एक यंत्र था, लकड़ी का फ्रेम था जिसके अंदर मन के डाल रखे थे। और उसी एबेकस के अंदर क्या होते हैं, धीरे धीरे बदलाव होते हैं। उनमें जो पहला बदलाव किया गया था वो 1617 ईस्वी के अंदर किया गया था, और 1617 ईस्वी के अंदर जो बदलाव करके एक कंप्यूटर बनाया गया था, और उस व्यक्ति का नाम था जॉन नेपियर। जॉन नेपियर, और जिसके द्वारा जो ये यंत्र बनाया गया था गणना करने वाला, इस यंत्र को एक नाम दिया था नेपियर बोन्स। और ये नेपियर बोन्स जिस पद्धति के ऊपर कैलकुलेशन करता था उस पद्धति का नाम था रोबोलॉजी पद्धति। ठीक है, अब चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा जिक्र कर देता हूं। उसके बाद जो दूसरा बदलाव किया गया था वो 1642 ईस्वी में किया गया था। किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? ब्लेज पास्कल के द्वारा यह बदलाव किया गया था। और ब्लेज पास्कल के द्वारा जो गणना करने वाला यंत्र बनाया गया था, उस गणना करने वाले यंत्र को एक नाम दिया गया था, उसका नाम दिया गया था पास्कलाइन। पास्कलाइन इसका नाम दिया गया था। ठीक है, जो क्या थी? प्रथम मैकेनिकल मशीन जो है जिसे कहा जाता है, प्रथम मैकेनिकल मशीन जो है जिसे कहा जाता है। और इसे एक और नाम देते हैं, और इसे एक और नाम दिया जाता है, इसको हम कहते हैं एडिंग मशीन। एडिंग मशीन एक तरीके से इसको कहा जाता है। उसके बाद जो तीसरा बदलाव किया गया था वो 1673 के अंदर किया गया था। लिबनिज नाम के व्यक्ति थे, लिबनिज नाम के व्यक्ति ने एक कैलकुलेटर बनाया था, और उस कैलकुलेटर का जो नाम रखा था, वो कैलकुलेटर का नाम रखा था लिबनिज कैलकुलेटर। और ये प्रथम ऐसा कैलकुलेटर था जिसके अंदर चारों अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है वो एक तरीके से परफॉर्म की जा सकते थे। उसके बाद एक लूम का निर्माण किया गया था, और उस लूम का जो नाम रखा गया था वो बेसिकली जेकार्ड लूम था, जो 1800 या 1801 के अंदर ये बनाया गया था। और इस जेकार्ड लूम के अंदर क्या, किस चीज़ की शुरुआत की गई थी? ये पंच कार्ड की शुरुआत की गई थी। मैं सिर्फ बेसिक आइडिया बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को मतलब अगर मौका मिलेगा तो मैं हिस्ट्री, कंप्यूटर की हिस्ट्री भी इतनी ज़्यादा नहीं, कंप्यूटर की हिस्ट्री के अंदर फैक्ट ज़्यादा ध्यान में रखने पड़ते हैं। और एक अलग से मैं इसकी क्लास भी डालूंगा, लेकिन कुछ एक चीज़ें यहाँ समझने के लायक हमें ज़रूरत है, तो मैं उसका एक ब्रीफ आइडिया आपको दे रहा हूँ। उसके बाद दो कैलकुलेटर बनाए गए थे, जिनमें से एक कैलकुलेटर था 1822 के अंदर बनाया गया, और दूसरा कैलकुलेटर था 1833 के अंदर बनाया गया। और इस कैलकुलेटर का जो नाम रखा गया था, इसका नाम रखा गया था डिफरेंस इंजन। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था, चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया। और 1833 ईस्वी के अंदर एक कंप्यूटर बनाया गया, ओ सॉरी, कैलकुलेटर बनाया गया था, और इस कैलकुलेटर का नाम रखा गया था एनालिटिकल इंजन। और इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए दो चार्ल्स बेबेज के साथ उनकी सहायिका ने काम किया था, और उनकी जो सहायिका का नाम था वो था एडा अगस्टा। इस चीज की मानसिक मतलब कोई ऐसी टेंशन नहीं लेनी भाई कि भाई हाँ मतलब एक तरीके था, वो नॉर्मल रूप से समझा दिया। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो है वो मैं बड़े अच्छे तरीके से बताऊंगा आप लोगों ने, लेकिन यहाँ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में थोड़ी सी जरूरत है। अगर सारा फैक्चुअल मामला है इसके अंदर, मतलब रटने वाली चीज जो है वो एक तरीके से ज्यादा है।
कि 1822 ईस्वी के अंदर डिफरेंस इंजन बनाना चार्ल्स बेबेज के द्वारा ये बनाया गया। और उसके साथ साथ कि भाई 1833 के अंदर एनालिटिकल इंजन बनाया गया, जिसके अंदर चार्ल्स बेबेज और एडा अगस्टा ने क्या की थी, सहायिका उनकी सहायिका थी। और इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को कंप्यूटर के अंदर प्रथम प्रोग्रामर के रूप में जाना जाता है। जो प्रथम प्रोग्रामर के रूप में इन्हीं का नाम आता है। ठीक है जी। और जो ये एनालिटिकल इंजन बनाया था, ये एनालिटिकल इंजन इसके साथ एक खास बात थी कि ये क्या था, ये प्रथम कैलकुलेटर था, प्रथम कैलकुलेटर था जो एल्गोरिदम आधारित था। ये एल्गोरिदम क्या होती है इसका भी मैं बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। मतलब ये एक छोटा सा मामला है कि जो कंप्यूटर की एक तरीके से आज के समय में हम आधुनिक कंप्यूटर जो देखते हैं, आधुनिक कंप्यूटर की एक बिल्कुल आधारभूत जो शुरुआत होती है वो एक लकड़ी के टुकड़े से होती है। जो लकड़ी के टुकड़े का नाम था वो अबेकस था। अबेकस के अंदर बदलाव किया जॉन नेपियर ने, नेपियर बोन्स बनाया जो क्या करता था, रोबोलॉजी पद्धति पर कार्य करता था। उसके बाद ब्लेज पास्कल के द्वारा पास्कल लाइन बनाया गया जो क्या थी, प्रथम मैकेनिकल मशीन थी, जिसको एडिंग मशीन भी एक तरीके से नाम दिया जाता था। उसके बाद 1673 के अंदर लिबनिज कैलकुलेटर बनाया गया। यह प्रथम कैलकुलेटर था जिसके अंदर चारों अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस गुणा भाग जो है वो एक तरीके से परफॉर्म किए जा सकते थे। उसके बाद 1801 में एक महिला थी जिसका नाम था जोसेफ मैरी जेकार्ड। उनकी एक हथकरघा वाली मशीन थी। हथकरघा मतलब कि भी जिसके ऐसी मशीन है जिनके अंदर मतलब जो ये दरी खेस वगैरह मतलब कार्य, कपड़ों संबंधित कार्य होता है। और उसने क्या किया था, कपड़ों के ऊपर डिजाइन करवाने के लिए एक कार्ड का निर्माण किया था। और उस कार्ड का जो नाम रखा गया था वो पंच कार्ड का एक तरीके से नाम रखा गया था। तो पंच कार्ड के जो जनक के रूप में, पंच कार्ड का जो जनक आता है या जिसके द्वारा आविष्कार किया गया था, वो जोसेफ मैरी जेकार्ड का नाम आता है। जोसेफ मैरी जेकार्ड का नाम आता है। ठीक है जी। उसके बाद दो अहम बदलाव, एक 1822 में डिफरेंस इंजन नाम का कैलकुलेटर बनाया गया। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद 1833 ईस्वी के अंदर एनालिटिकल इंजन बनाया गया जिसके अंदर चार्ल्स बेबेज और उनकी सहायिका एडा अगस्टा थी। एडा अगस्टा को कंप्यूटर की प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। और एनालिटिकल इंजन क्या था, एक प्रथम कैलकुलेटर जिसके जो एल्गोरिदम आधारित था। एल्गोरिदम का मैं बाद में बताऊंगा कि एल्गोरिदम होती क्या है। अब इसके बाद कि एक ऐसा मामला कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पितामह भी है जो एक तरीके से कहा जाता है। एक 1888 ईस्वी के अंदर एक मशीन बनाई गई थी और उस मशीन का नाम था टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन इसका नाम दिया गया। और इस मशीन के अंदर एक खास बात क्या थी, एक खास बात थी ये पंच कार्ड का एक तरीके से पंच कार्ड आधारित ये मशीन थी। पंच कार्ड का इसके अंदर क्या होता था, प्रयोग होता था। और इसका जो निर्माण किया गया था, इसका निर्माण एक व्यक्ति के द्वारा किया गया था जिनका नाम था हरमन होलोरिथ। कंप्यूटर के अंदर जो, कंप्यूटर के दृष्टिकोण से पंच कार्ड का जो जनक माना जाता है वो हरमन होलोरिथ को माना जाता है। लेकिन अगर दोनों नाम है, जोसेफ मैरी जेकार्ड भी है और हरमन होलोरिथ भी है एक तरीके से, तो उसके अंदर जो फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी आपकी, वो फर्स्ट किसकी जाएगी भाई, जोसेफ मैरी जेकार्ड की जाएगी। दूसरी प्रायोरिटी किसकी जाती है, हरमन होलोरिथ की जाती है। कि इनके द्वारा जो ये टैबलेटिंग मशीन थी, इस टैबलेटिंग मशीन की एक पहली खास बात क्या थी कि 1890 के अंदर जो यूएस की जनगणना हुई थी, जो यूएस की जनगणना की गई थी, उसके अंदर इस मशीन का प्रयोग किया गया था। इस कारण कि भाई दो प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि भाई एक ऐसा कैलकुलेटर या फिर कई बार कंप्यूटर भी शब्द नाम जोड़ दिया जाता है कि भाई जिसका प्रथम किसी जनगणना के अंदर प्रयोग किया गया था, तो वो कौन सा मशीन थी भाई, वो टैबलेटिंग मशीन थी। तो इस तरीके से एक और चीज जो और इसके अंदर जुड़ती है, और वो जो चीज क्या है आपकी, ये है प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी। मैंने मैकेनिकल, आप लोगों को मैकेनिकल का परिभाषा दिया था कि भाई जहां प्रत्येक जो पार्ट है वो एक दूसरे की सहायता से मिलकर कार्य करता हो। और जो ये दूसरा मतलब पहला शब्द है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से बना शब्द जो है वो इलेक्ट्रो, कि कोई एक ऐसी मैकेनिकल मशीन है जो किससे चलती है, बिजली से चलती है, तो उस मशीन को एक नाम दिया जाता है और उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। इस टैबुलेटिंग मशीन से जो डिफरेंस इंजन बना, जो एनालिटिकल इंजन बना था, वो एक तरीके से कैलकुलेटर, वो
कैलकुलेटर जरूर थे, लेकिन वो स्टीम यानी कि भाप के द्वारा चलाए जाते थे। जो ये प्रथम मतलब ऐसा कंप्यूटर जो एक तरीके से बिजली से चलने वाला कंप्यूटर था, वो एक तरीके से कैलकुलेटर जो था वो आपका टेबुलेटिंग मशीन था। तो हम एक तरीके से अबैकस से लेकर के आज के हम मॉडर्न कंप्यूटर तक अगर हम पहुंचते हैं, तो हम ऐसा नहीं था कि 2000 या 3000 पहले कि कीबोर्ड वगैरह मॉनिटर वगैरह एक तरीके से प्रयोग होते थे। यहां तक मॉडर्न कंप्यूटर तक पहुंचने में इसी एबेकस के अंदर धीरे धीरे बदलाव हुए कि भाई ये पहले जो था वो पहले कैलकुलेटर के अंदर कन्वर्ट हुआ, और फिर उसके बाद कैलकुलेटर किसके अंदर कन्वर्ट किया गया, भाई कंप्यूटर के अंदर एक तरीके से कन्वर्ट किया गया, बदला गया। और जो ये बदलाव है, ये बदलाव कहाँ से, जो मुख्य बदलाव आपका शुरू होता है वो बदलाव शुरू होता है टैबुलेटिंग मशीन से। कि जब टैबुलेटिंग मशीन की शुरुआत हो जाती है तो वो कि भाई इस प्रकार के कैलकुलेटर का निर्माण जो है वो शुरू हो जाता है, जो बिजली से चलने वाले एक तरीके से कैलकुलेटर जो है वो एक तरीके से उनका निर्माण जो है वो एक तरीके से शुरू हो जाता है टैबुलेटिंग मशीन के बाद। कि भाई अब जो भी कैलकुलेटर बनेगा उस कैलकुलेटर को बिजली के द्वारा एक तरीके से चलाया जाएगा। मतलब इस प्रकार की शुरुआत जो है वो हो जाती है। और उसके बाद जितने भी बदलाव होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जितने भी बदलाव होते हैं वो सारे बदलाव कंप्यूटर की पीढ़ियों के रूप में या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर वो पढ़े जाते हैं। और वो बदलाव किस प्रकार से थे कि अगर हमें घर में कोई भी बिजली से चलने वाली मशीन चलानी होती है, जैसे हमें पंखा चलाना है भाई, पंखे के का क्या करते हैं, पंखे का जो स्विच होता है कि भाई एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, और इसको क्या करते हैं बोर्ड के अंदर जो ये स्विच होता है उसके अंदर वो प्लग जो है वो एक तरीके से लगा देते हैं। कि भाई किसी भी अगर मान ले कोई बिजली से चलने वाली मशीन है, अगर उसको चलाना होता है तो उसकी दो पिन यानी कि दो तारों की आवश्यकता होती है, एक प्लस एक माइनस, उसको स्विच में लगाया और वो क्या करने लगती है, कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज है वो चलने लगती है। अगर बिजली हुई तो, नहीं होगी तो फिर कौन चल रहा भाई। तो जब किसी फैन की जो तार है स्विच के अंदर लगाई, लाइट आएगी तो चल पड़ेगा। मान लो कि लाइट जो है वो एक तरीके से आ रही है, तम अच्छा गाँव बढ़िया गाँव मारो, और इन्वर्टर भी तारा सुविधा है, और एक तरीके से वो लगाया और वो के चल पड़ा पंखा। तो इस स्विच को जब हम यहाँ लगाते हैं तो इसको एक नाम दिया जाता है, और इसको हम कहते हैं कि भाई ये एक प्रकार का सर्किट जो है वो तैयार हो गया, सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया। अपन दो पिन जो है वो स्विच के अंदर लगाई, फैन जो है एक तरीके से घूमने लग गया, तो इसको एक नाम दिया जाता है भाई इसका बिजली वाला सर्किट या बिजली वाला जो प्रीपथ है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया। और किसी भी अगर बिजली वाली चलने वाली मशीन को अगर चलाना होता है तो उसको किस चीज की, इलेक्ट्रिक सर्किट की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो जब क्या था, कंप्यूटर को या फिर कैलकुलेटर कहें कि कैलकुलेटर जब बिजली से चलने वाला हो जाता है तो उसके अंदर क्या था कि उस कैलकुलेटर के जितने भी भाग थे तो प्रत्येक भाग तक बिजली पहुंचाने के लिए सर्किट के निर्माण की आवश्यकता थी। यानी कि कंप्यूटर जब एक तरीके से बिजली के चलने वाला लायक हो गया तो प्रत्येक हिस्से तक बिजली जो है वो एक तरीके से कनेक्ट हो सके, बिजली पहुंच सके, तो उसके के लिए किसकी आवश्यकता थी, सर्किट के निर्माण की आवश्यकता थी। और सर्किट निर्माण के अंदर जिस भी चीज का प्रयोग किया गया बेसिकली उसी के आधार पर क्या कर दिया गया, उसी के आधार पर कंप्यूटर की पीढ़ियों को विभाजित कर दिया गया। कि जैसे जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उन कंप्यूटर में जो ये सर्किट कंप्लीट किया गया था, ये सर्किट का जो निर्माण किया गया था वो वैक्यूम ट्यूब की सहायता से किया गया था, निर्वात ट्यूब की सहायता से किया गया था। और उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनके अंदर जिस तकनीक का प्रयोग किया गया, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्रयोग करने को जोड़ने के लिए, तो वो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। उसके बाद आईसी का प्रयोग किया गया, उसके बाद वीएलएसआई का प्रयोग किया गया, और उसके बाद यूएलएसआई एसएलएसआई का प्रयोग किया गया। यानी कि मेरे बताने का अर्थ क्या है कि भाई जो हम कंप्यूटर की पीढ़ियां पढ़ते हैं वो कंप्यूटर की पीढ़ियां किस प्रकार से विभाजित की गई है कि जब कंप्यूटर को एक तरीके से बिजली से चलने वाले हो जाते हैं तो
उन कंप्यूटर के अंदर प्रत्येक हिस्से तक बिजली पहुंचाने के लिए सर्किट की आवश्यकता होती है, सर्किट निर्माण की आवश्यकता होती है। और ये सर्किट निर्माण जिस भी चीज के द्वारा किया गया तो वो क्या कहलाती है, उसी के आधार पर कंप्यूटर को अलग अलग पीढ़ियों के अंदर क्या कर दिया जाता है, वर्गीकृत कर दिया जाता है, क्लासिफाई कर दिया जाता है। जैसे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर जो ये सर्किट का निर्माण किया गया वो वैक्यूम ट्यूब के द्वारा किया गया, और दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर के द्वारा एक तरीके से किया गया। तो इसी में मतलब जो आप फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और इनके अंदर और चीज क्या लिखनी है आप लोगों को, पहला लिखना आपको समय अंतराल, कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर का समय अंतराल क्या है, दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर का समय अंतराल क्या है, तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर का समय अंतराल क्या है, वो सारी चीजें कई बार क्या कर ली जाती है, पूछ ली जाती है। अब एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा गया है, एनसीईआरटी के अंदर प्रथम पीढ़ी का जो समय अंतराल बताया गया है वो 1942 से लेकर के 1955 तक एक तरीके से बताया गया, और दूसरी किताबों में समय अंतराल अलग अलग प्रकार से मिलेगा। एनसीईआरटी के अंदर ये लिखा है तो मैंने यही चीज को सही माना है भाई, कि भाई 1942 से लेकर के 1955 तक के जो कंप्यूटर का समय अंतराल है उन कंप्यूटर को प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर जो हो एक तरीके से किया बोला जाता है। और इसके अंदर अगर हम तकनीक की बात करें, तकनीक मतलब कि भाई जो इलेक्ट्रिक सर्किट थे उनका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, उनका निर्माण बेसिकली वैक्यूम ट्यूब की सहायता से उनका निर्माण किया गया था। वैक्यूम ट्यूब जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं हम निर्वात ट्यूब, निर्वात ट्यूब एक तरीके से हम कहते हैं, ठीक है। और इस वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार किया गया था, अगर इस वैक्यूम ट्यूब के हम आविष्कार के बारे में जिक्र करें तो इसका आविष्कार किया गया था 1904 के अंदर, और उस व्यक्ति का जो नाम था, उस व्यक्ति का नाम था एम्ब्रोस फ्लेमिंग, एम्ब्रोस फ्लेमिंग। और उस समय इसका कंप्यूटर के लिहाज से इसका प्रयोग नहीं किया गया था, तो इस कारण इसको एक तरीके से इनएक्टिव यानी कि पैसिव स्टेट के अंदर इसको माना गया था। जब कंप्यूटर के अंदर रूप में जब इसका प्रयोग शुरू किया गया था तो वो 1906 के अंदर किया गया था। जिस व्यक्ति ने एक प्रकार से शुरुआत की उस व्यक्ति का नाम था ली डी फॉरेस्ट, यानी कि जो इसका आविष्कार होता है वो 1904 के अंदर होता है, लेकिन कंप्यूटर के रूप में इसका आविष्कार नहीं किया गया था, मतलब कंप्यूटर के अंदर इसका प्रयोग नहीं किया गया था शुरुआत में। और कंप्यूटर में जब प्रयोग शुरू करने लायक बनाया गया ये 1906 के अंदर तैयार की गई। एचएससी ने एक बार सवाल पूछा था कि भाई वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया, और उसके अंदर 1904 ऑप्शन में नहीं था, 1906 एक तरीके से उसके अंदर ऑप्शन में दे रखा था। अगर वैक्यूम ट्यूब को, अगर मैं आप लोगों को वैक्यूम ट्यूब दिखाऊं तो वैक्यूम ट्यूब एक तरीके से भाई किस प्रकार से दिखती थी, ये वैक्यूम ट्यूब कुछ इस प्रकार से दिखती थी भाई। वैक्यूम ट्यूब जिसके अंदर क्या होते थे, मतलब ये सर्किट होते थे इसके अंदर। और एक और खास बात कि भाई कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर को हम कौन सी मशीन कहते हैं, कंप्यूटर को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन। और कंप्यूटर के अंदर जो ये बिजली वाले छोटे छोटे पार्ट जिसको हम सर्किट नाम देते हैं, तो इन सर्किट को एक नाम दिया जाता है और इन सर्किट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एक तरीके से कहा जाता है। और वैक्यूम ट्यूब क्या थी, वैक्यूम ट्यूब आपकी कुछ इस प्रकार से थी। अगर आपने पुराने जो ब्लैक एंड व्हाइट एक तरीके से टीवी देखे हो तो उन टीवी के अंदर जो पीछे लास्ट में जो ट्यूब लगी हुई होती थी तो वो भी क्या थी भाई, वो एक प्रकार से वैक्यूम ट्यूब का ही प्रकार थी, ठीक है ना। तो अब एक तरीके से इनमें एक मतलब सिंपल सी आसान बात कहें कि भाई कंप्यूटर के निर्माण में इन वैक्यूम ट्यूब का जो है वो एक तरीके से प्रयोग जो है वो शुरू हो जाता है, और जो सर्वाधिक प्रयोग जो होता है वो 1942 से लेकर के 1955 तक होता है। इसी कारण इस जनरेशन को कौन सी जनरेशन कहा जाता है, इसको कहा जाता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब अगर आप लोगों ने भाई जो पुराने समय में जो ये ग्लास के मतलब कांच वाले जो पीले बल्ब होया करते ना, वो पीले बल्ब के थे, अगर वो पीले बल्ब जला दिए जाए मतलब भाई 10 मिनट या 15 मिनट वो मतलब उन्हें अगर आप जला दिया तो उन्हें क्या करता, उनका जो बाहर का कांच का आवरण होया करता वो बहुत ही ज्यादा गर्म होया करता। मतलब 5 मिनट चसाया रखा है, 10 मिनट चसाया रखा है, जलाना तो चलो अलग बात होगी। मेरे ख्याल से ये चसाना में फेरता रहा थोड़ी सी आसानी से चीज समझ में आ जाएगी। मान लिया कि वो बल्ब है वो 5 मिनट चसाया या 10 मिनट चसाया, तो उसका बाद क्या होता, जो उसका बाहरी ग्लास होया करता, बाहरी कांच होया करता, वो क्या होया करता, बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाया करता। तो इसका जो ये बाहरी आवरण था, ये बाहरी आवरण कांच का था,
ग्लास का था। और जब कंप्यूटर चलाया करते थे तो एक कंप्यूटर के अंदर हजारों की संख्या में, किसी के अंदर 10,000 लगी हैं, किसी के अंदर 20,000 लगी है, मतलब इतनी इतनी वैक्यूम ट्यूब प्रयोग हुआ करती। तो क्या था कि जब कोई कैलकुलेटर या कंप्यूटर चलाया करते तो उनके अंदर क्या दिक्कत आती कि भाई वो एक कंप्यूटर के अंदर हजारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब जो थी वो प्रयोग होती थी। और जब ये वैक्यूम ट्यूब जलती थी तो हीट एक तरीके से बहुत ही ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती थी, गर्मी बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस होती थी। और एक अगर मान लिया जो इसका काम करने का तरीका था, वो काम करने का तरीका किस प्रकार था कि इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर दो प्रकार की तार थी। दो प्रकार की तार थी। एक तार क्या कर रही थी, नेगेटिव का काम कर रही थी, और दूसरा क्या कर रही थी, पॉजिटिव का काम कर रही थी। और इन नेगेटिव या पॉजिटिव ने एक नाम दिया जाएगा, इन्हें कहा जाएगा आयन। और इन्हीं की मतलब इन्हीं के आधार पर क्या करती थी, वैक्यूम ट्यूब कार्य करती थी कि भाई ये जो एक प्लस की तार है, एक माइनस की तार है, और ये प्लस माइनस को हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। और जब ये चलते मतलब इसको भाई जलाया जाता है, वैक्यूम ट्यूब को जलाया जाता था कंप्यूटर के कार्य करते समय, तो इसका बाहरी आवरण कांच का होता था, और वो कांच क्या हो जाता था, गर्म हो जाता था बहुत ही ज्यादा। और गर्म शब्द के लिए इंग्लिश में जो शब्द प्रयोग किया जाता है, और वो शब्द होता है आपका थर्मल। और इसी कारण जो इसका एक जो नाम रखा गया था, इसका एक नाम रखा गया थर्मो आयनिक। इसका जो एक और नाम रखा गया, वो क्या नाम रखा गया भाई, थर्मो आयनिक ट्यूब इसको एक तरीके से कहा गया। तो इसी में एक सवाल, एक जो सवाल आपका और क्या बनता है कि इसे थर्मो आयनिक ट्यूब भी कहा जाता है। ठीक है जी। अब उसके बाद कि भाई प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया। और भाषा भी अगर मैं आप लोगों को लिखवाऊं कि भाई मशीनी भाषा जो थी वो एक तरीके से प्रयोग की गई थी। उसके बाद कि भाई कौन से ऐसे कंप्यूटर थे जो मुख्य रूप से मतलब एक तरीके से प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, उनमें से एक दो जो नाम आते हैं वो ईनेक का नाम आता है, एडवेक का नाम आता है, एडसेक का नाम आता है, यूनिवेक का नाम आता है। मतलब लगभग कितनी, 1 घंटे की लगभग ये क्लास हो गई आपकी। तो आज के लिए मतलब इतना ही, आज का जो सेशन है वो हम यहीं तक रखते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 1 या 2 दिन के अंदर ही इसका जो दूसरा पार्ट है, वो दूसरा पार्ट भी आप लोगों को मतलब ये प्रोवाइड करवा पाऊँ। मुझे उम्मीद है और कि भाई आप लोगों को जितने भी कंप्यूटर की बेसिक परिभाषा या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को लेकर के जो चीज़ें यहाँ तक मैंने बताई, कि वो चीज़ें एक तरीके से आपको क्लियर हुई होंगी। और समय मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन मैं बिल्कुल कोताही नहीं बरतता। मैं बिल्कुल किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं कि वो चीज़ मैं लिख करके छोड़ दूंगा। मैं हर एक चीज़ को, हर एक शब्द अगर वो लिखा हुआ है, हर एक शब्द को मैं बड़े अच्छे तरीके से बता करके, ताकि आप लोगों को भाई ये तो एक तरीके से ये चीज़ें मिलेंगी, आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी। अगर बच्चा ऑफलाइन बैठा है और ऑफलाइन बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वो फेस टू फेस एक तरीके से पूछ लेता है। अगर आप लोगों को ये चीज़ें एक तरीके से ऑनलाइन माध्यम से मिलती है, तो ऑनलाइन माध्यम में तो ऐसा नहीं कि भाई आप मतलब कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो अगर कोई भी अगर डाउट आपका रहता है, लेकिन फिर भी मैं पहले ही कोशिश करता हूँ कि भाई वो डाउट जो है वो एक तरीके से आपके पास, मतलब आपको वो डाउट किसी भी प्रकार का ना आए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो पर्सनली जो भी आप मतलब कमेंट अगर आप करोगे, तो मैं उन कमेंट के अंदर उन डाउट को देख करके मैं वो डाउट जो है वो भी क्लियर करने का काम करूंगा। तो आज का जो सेशन है वो आज का सेशन हम यहीं पर रखते हैं। उसके साथ की जो अगला सेशन होगा उसके अंदर हम भाई मशीनी भाषा इसके अंदर क्यों प्रयोग की गई थी, ईनेक क्या था, यूनिवेक क्या था, एडवेक क्या था, हर एक चीज़ को हम कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ साथ अगले सेशन के अंदर हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन जो है वो एक तरीके से मतलब उनको एक क्लास के अंदर लपेट देंगे भाई। ठीक है भाई। तो आशा और उम्मीद है कि आज का जो ये सेशन है वो आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और समझ में मतलब डाउट वगैरह जो है वो एक तरीके से ना रहा होगा आपको। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर उस डाउट को टाइप कीजिए। मैं मतलब अगली क्लास के अंदर मैं उस डाउट को भी क्या कर लूँगा, इंक्लूड कर लूँगा।
ठीक है जी। और ये आज की हमारी पहली क्लास है, और इस क्लास के साथ साथ मैं कंप्यूटर के साथ जब भी मुझे मौका मिलेगा बीच बीच में मैं साइंस की क्लास भी, हिस्ट्री क्लास भी और हरियाणा जी की भी क्लास जो है वो एक तरीके से ऐड करता रहूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि अगर समय जो है वो समय थोड़ा सा मुझे ज़्यादा मिला तो सैटरडे या संडे को मैं करंट अफेयर की भी क्लास जो है वो एक तरीके से इंक्लूड करूँगा कि मंथ वाइज, ताकि और जो एक तरीके से दायरा होगा मैं उन्हीं सवालों को ऐड करूँगा जो सवालों के पूछने के जो चांसेस है वो एक तरीके से ज़्यादा होंगे। ठीक है जी। तो मिलते हैं जी अगले सेशन के अंदर, जो बाकी की बची हुई चीजें हैं वो हम अगले सेशन के अंदर पढ़ेंगे। तो सभी को राम राम, नमस्कार, ओम शिवाय, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत।